ज्याचं सूत्रसंचालन करतायत ते कवी इरफान शहानूरी निमंत्रित करतो की त्यांनी आपल्या रचना आपल्या मंचासमोर ठेवाव्या. कवी इरफान शहानूरी. तो निवेदकाच्या भूमिकेतून आता कवीच्या भूमिकेत अध्यक्षांच्या परवानगीने आजच्या कवी संमेलनाचे माझ्या आयुष्यातला हा पहिला कवी संमेलन की माननीय कमिशनर समोर बसलेले आहेत, अतिरिक्त कमिशनर मागे आहेत आणि मध्ये प्रशासन अधिकारी. असे योग माझ्याच नशिबात आहेत. त्याला कवी व्हावं लागतं कारण आज मी प्रोटोकॉल पाळणार नाही. मैडम आपकी आज्ञा कि तेरे बदले हुए लहजे की चुभन ही से मिला, तेरे बदले हुए लहजे की चुभन ही से मिला, शेर कहने का नया फन तेरे फन ही से मिला. तेरे बदले हुए लहजे की चुभन ही से मिला, शेर कहने का नया फन तेरे फन ही से मिला. और नाज है मुझको मेरे अपने वतन पे इरफान, मुझको जो कुछ भी मिला अपने वतन ही से मिला, मुझको जो कुछ भी मिला अपने वतन ही से मिला. मित्रों, कवि का मन बड़ा हिस्सास होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है. पहलगाम का हमला अभी हुआ, रूह कांप गई. हम कवि अपनी कलम को कलम नहीं बल्कि तलवार समझते हैं और फौजियों की तरफ से उस नापाक पड़ोसियों के लिए चार मिसरे आप तमाम की हाजिरी के साथ कि हमारे कारनामों से लरसती है ज़मीं सारी, हमारे कारनामों से लरसती है ज़मीं सारी, लचकती शाख से फूलों की आशा हम नहीं करते. हमारे कारनामों से लरसती है ज़मीं सारी, लचकती शाख से फूलों की आशा हम नहीं करते. हम अपने फन के जौहर सरहदों पर पेश करते हैं, तुम्हारी तरह सड़कों पर तमाशा हम नहीं करते, तुम्हारी तरह सड़कों पर तमाशा हम नहीं करते. और हम तमाम हिंदुस्तानियों की जानिब से उसी बेरहम दहशतगर्दों के नाम के हम तो मसरूफ़ हैं. एक मुद्दत से मोहब्बत के पुजारी बनकर, मैडम किशोरदास, एक मुद्दत से मोहब्बत के पुजारी बनकर हम तो मसरूफ़ हैं धरती को सजाने के लिए. एक मुद्दत से मोहब्बत के पुजारी बनकर हम तो मसरूफ़ हैं धरती को सजाने के लिए. अब कफन बांध के बैठे हैं तो हैरत कैसी, तूने उकसाया है तलवार उठाने के लिए, तूने उकसाया है तलवार उठाने के लिए. हाज़रीन, आइए गज़लों, गीतों और नज़मों में थोड़ा कदम रखते हैं. ये मेरी भावनाएं जो मैं रोक नहीं पाया मैंने सुना दी. अब आते हैं मासूम सी गज़ल. ये गज़ल हमारी महबूबा होती है और शायर की महबूबा भी ख्याली होती है. एक सांवली सूरत पे दिल उठा रहे थे, अब हम हुस्न वालों का एहतराम नहीं करते. हाज़रीन, शेर सुनना कि तेरी पायल तेरे झुमके भी नहीं बदलें क्या. कोलपे साहब के तेरी पायल तेरे झुमके भी नहीं बदलें क्या, है गजल हम तेरे गहने भी नहीं बदलें क्या. तेरी पायल तेरे झुमके भी नहीं बदलें क्या. रोहितच्या वयाचे जेवढे तेवढ्याच टाळ्या वाजवतील मला. तेरी पायल तेरे झुमके भी नहीं बदलें क्या, ए गजल हम तेरे गहने भी नहीं बदलें क्या. रात तन्हाई में रो रो के गुजारी हमने, रात तन्हाई में रो रो के गुजारी हमने, अब ये भीगे हुए तकिए भी नहीं बदले क्या. रात तन्हाई में रो रो के गुजारी हमने, अब ये भीगे हुए तकिए भी नहीं बदले क्या. और शेर हुआ है कि एक मतलब शेर सुनो कि सूरज ने चांद के कभी हाले नहीं गिने. मैशर भाई, सूरज ने चांद के कभी हाले नहीं गिने और रोशन किया जहां को उजाले नहीं गिने. सूरज ने चांद के कभी हाले नहीं गिने और रोशन किया जहां को उजाले नहीं गिने. और खाई हमने बांट के बचपन में रोटियां, खाई हैं हमने बांट के बचपन में रोटियां, लेकिन कभी किसी के निवाले नहीं गिने, लेकिन कभी किसी के निवाले नहीं गिने. और ये तमाम कवि है ना पल्लवी मैडम,
हे सगळे कवि ना त्यांच्या वतीने तुम्हाला एक शेर कि खाई हमने बांट के बचपन में रोटियां लेकिन कभी किसी के निवाले नहीं गिने, तुमने सफर की हमसे तो रुदात पूछ ली. अहवाल रुदादेने अहवाल कसा प्रवास झाला, कधी निघाला होता, आम्ही सगळ्याला विचारला, आपण विचारला. तुमने सफर की हमसे तो रुदात पूछ ली लेकिन हमारे पाँव के छाले नहीं गिने, लेकिन हमारे पाँव के छाले नहीं गिने और पीने लेकिन हमारे पाँव के छाले नहीं गिने, गिन गिन के हमने आंसू बहाए नहीं कभी, गिन गिन के हमने आंसू बहाए नहीं कभी और पीने भी जब भी आए प्याले नहीं गिने, गिन गिन के हमने आंसू बहाए नहीं कभी. प्यालों पर है ना मैशर साहब ने बड़ी अच्छी दाद दी, प्याले नहीं गिने. हाजरीन आगे के एक मतलब एक शेर के पास आते भी नहीं छोड़ के जाते भी नहीं, पास आते भी नहीं छोड़ के जाते भी नहीं, बेकरारी का सबब हमको बताते भी नहीं. पास आते भी नहीं छोड़ के जाते भी नहीं, बेकरारी का सबब हमको बताते भी नहीं और मिलके दो आंसू बहाते तो बहते लेकिन, मिलके दो आंसू बहाते तो बहाते लेकिन खुल के रोते भी नहीं, हमको रुलाते भी नहीं. ये बहुत अच्छा शेर था. मिलके दो आंसू बहाते तो बहते लेकिन खुल के रोते भी नहीं, हमको रुलाते भी नहीं. और किशोरदा कि हम वो मैकश है जो आलम मदहोशी में, हम वो मैकश हैं जो आलम मदहोशी में गर छलक जाए तो जाम उठाते भी नहीं, गर छलक जाए तो जाम उठाते भी नहीं, गर छलक जाए तो जाम उठाते भी नहीं. दोस्तों वक्त की नज़ाकत तो मैं ही कंट्रोल में ले रहा हूँ, बहुत कुछ लिख के लाया हूँ. बेटी की नज़म भी मैं आपको सुनाऊंगा, बस एक दो तीन शेर. अब मैं एक हिंदी की रचना सुनाता हूँ आपको, क्योंकि मैं त्रैभाषिक कवि सम्मेलन का निवेदक हूँ. 3 भाषा में मुझे बोलना है, तो मेरा उर्दू का प्रवास ख़त्म हो गया, आपकी फरमाइश आखिर में हो जाएगी. मैंने हिंदी में कविता की है. किशोरदा मैडम, हम लोग बार बार शायरों की तरफ क्यों ध्यान देते हैं मालूम है? ये बाद में बहुत हमारे ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं, तो पहले ही उनको बोलते रहते हैं. किशोरदा सुनिएगा. मैडम मैशर साहब जी कि मैना माखन खायो मैया मैना माखन चोर. सुनिए गौर से. मैना माखन खायो मैया मैना माखन चोर, मुल्ला पंडित अफसर खा गए रिश्वतखोर. मैना माखन खायो मैया मैना माखन चोर, मैना माखन खायो मैया मैना माखन चोर, मुल्ला पंडित अफसर खा गए रिश्वतखोर. हजारों दिल के कतरों से ये बनी है अपनी गंगा, लेकिन इसके तट पर तुमने किया है घोरक धंधा. मैना माखन खायो मैया मैना माखन चोर, मुल्ला पंडित अफसर खा गए रिश्वतखोर. हजारों दिल के कतरों से ये बनी है अपनी गंगा, लेकिन इसके तट पर तुमने किया है घोरक धंधा. और कब सोने की चिड़िया चहके कब नाचेगा मोर. मैना माखन खायो मैया मैना माखन खायो मैया मैना माखन चोर. और शेर सुनना के देश में अपने तुलसी ने था प्यार का नगमा गाया, देश में अपने तुलसी ने था प्यार का नगमा गाया. मीरा ने भी भजन से अपने धरती माँ का दिल, मीरा ने भी भजन से धरती माँ का दिल बहलाया. राम की इस नगरी में रावण जम के मचाए शोर. मैना माखन खायो मैया मैना माखन चोर, मैना माखन खायो मैया मैना माखन चोर. उर्दू के एक बहुत बड़े कवि हैं, आप जानते हैं कि अमीर खुसरो ने गज़ल की इब्तिदा की, शुरुआत की गज़ल से प्रारंभ अमीर खुसरोनी केले. त्यांना पर्शियन येत होती आणि हिंदी येत होती. पर्शियन भाषेत एक त्यांचं कडवं होतं आणि दुसरं कडवं हे हिंदीमध्ये होतं. अशी गझल सुरुवात झाली. मी विचार केला, जर अमीर खुसरो इचलकरंजी जन्माला आले असते, मी राहतो जवाहरनगरच्या कोपऱ्यात, तर त्याने पर्शियन आणि हिंदी कधीच मिक्स केली नसती, त्याने मराठी आणि उर्दू मिक्स केली असती. बरोबर का? मराठी आणि हिंदीचं दोन्हीचं मिश्रण, एक नया प्रयोग. सर आप मराठी पे दाद देंगे, मनिका जी आपको दोनों समझते हैं कि यूं ही हमसे रूठ न जाना. आप पहली मर्तबा सुनिए. यूं ही हमसे रूठ न जाना, बंद करो ये इठलाना. इठलाना नकरी करना. यूं ही हमसे रूठ न जाना, बंद करो ये इठलाना. गालावरती अश्रू आले काही कारण नसताना.
जो ही हमसे रूट न जाना बंद करो ये इटला ना. गालावरती अश्रू आले काही कारण नसताना. और मेरी बर्बादी पर हंसने वालों ये भी ध्यान रहे. मेरी बर्बादी पर हसणे वालो ये भी ध्यान रहे. तुम्हा सुद्धा वेदना होतील माझ्यावरती असताना. तुम्हा सुद्धा वेदना होतील माझ्यावरती हसताना. तुम्हा सुद्धा वेदना होतील माझ्यावरती हसताना. और हंसता गाता जीवन मेरा ये ना पूछो कैसे गुजरा. हंसता गाता जीवन मेरा ये ना पूछो कैसे गुजरा. आयुष्याच्या वाटेवरती काटे सोसून जगताना. आयुष्याच्या वाटेवरती काटे सोसून जगताना. और आईने की तरह ये दिल पल में छन से टूटेगा. आईने की तरह ये दिल आपल्याला मराठी येतं? आईने की तरह ये दिल पल में छन से टूटेगा. जगाचे ऐकून हेवे दावे माझ्या मनाला छळताना. चांगलं तर यार चांगलं बोलणार ना तुम्ही टाळ्यातवर बोलणार. जगाचे ऐकून हेवे दावे माझ्या मनाशी चढताना. और इरफान भला है कैसा शायर. इरफान भला है कैसा शायर ये भी अब तक सोच रहे हो. और तुमच्या मनाचे कोडे सुटतील माझ्या मनाशी भिडताना. तुमच्या मनाचे कोडे सुटतील माझ्या मनाशी भिडताना. अब तक इरफान भला है. बरं इथे शासकीय अधिकारी जास्त आहेत, पत्रकार आहेत. पत्रकाराला नेहमी आम्ही प्रणाम. उद्याची बातमी चांगली लावा. एक अधिकारी आणि तो कवी. मॅडम आप तीनों ॲडिशनल कलेक्टर, ॲडिशनल कमिशनर, उपायुक्त, समोर आमचे आयुक्त आणि ही कविता मराठी. टिप्पण्या लिहितोय रोज. टिप्पण्या लिहितो रोज. वरिष्ठांचे आदेश पाळतो. शासनाच्या योजना सादर करतो. फायली फिरवतो. दाखले देतो. पण त्या प्रत्येक टिप्पण्याच्या ओळीतून माझ्या गझलांचा हसरा चेहरा कुठंतरी झळकत राहतो. परंतु त्या टिप्पण्यांच्या ओळीतून माझ्या गझलांचा हसरा चेहरा कुठेतरी झळकत राहतो. कोण म्हणतं? कार्यालयात कविता मरण पावते. शब्द माझे असतात. फक्त आता ते सादर करावे म्हणतात. अर्ज मंजूर करावा म्हणतात. सविनय सादर म्हणतात. पण आतून एक आवाज येतो. एक शेर लिहू का कुठेतरी टिपण्याच्या एखाद्या कोपऱ्यात. माझी लेखणी सध्या सरकारी आहे. पण तिच्या श्वास अजूनही गझलांच्या वृत्तात चालते. मी माहिती गोळा करतो. पण माझ्या मनात प्रश्न असतो. माझ्या मनाची माहितीवर कोण घेणार. मी कधी शाळा पाहणी करतो, कधी बैठका घेतो, कधी शासन निर्णय वाचतो. आणि त्याच वेळी एक कविता माझ्या मनात स्वतःची परवानगी न मागता जन्म घेते आणि बोलत असते. रंग माझ्या जीवनाचा विखरुनी गेला कुठे. श्वास माझ्या काळजाचा हरवून गेला कुठे. हो मी एक कवी आहे. पण नोंद घ्यावी या मजकुरात हरवलेला आहे. मी कधी तक्रार करत नाही. कारण प्रत्येक टिप्पणी ही माझ्या चेहऱ्यात लपलेला असतो. हसरा सुसंस्कृत पण आतून पूर्ण कवितांनी भरलेला. कधी कधी वाटतं एक छोटीशी टिप्पणी लिहावी आणि त्याचा विषय असावा कवितेस मंजुरी मिळण्याबाबत. आणि तोच प्रस्ताव कधी मी तक्रार करत नाही. कारण प्रत्येक टिप्पणीमध्ये माझा चेहरा लपलेला असतो. हसरा सुसंस्कृत पण आतून पूर्ण कवितेने भरलेला. कधी कधी वाटतं एक टिप्पणी लिहावी अशी की कवितेस मंजुरी मिळण्याबाबत आणि तोच प्रस्ताव पुढे पाठवावा शासनाच्या मंजुरीसाठी. कदाचित नाही, हे कदापि शक्य नाही. पण जोपर्यंत मी टिप्पणी लिहित राहीन तोपर्यंत माझ्या गझलांचा हसरा चेहरा कुठेतरी झळकत राहील. ॲज अ कवी माझं कॅरेक्टर संपलं. वेळ कमी आहे. सगळ्यांनी एवढं प्रेमानं आणि मला वाटतं शासकीय अधिकाऱ्यांनी आणि आमच्या सगळ्या HODsनी फार दाद दिली असेल याला. जेवढे HODs आहेत तेवढे. मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर अब किसको आवाज़ दूँ. सभी बड़े चेहरे हैं.
मोनिका सिंह जी ने खुद कहा है की मैं खुद तयार हूँ बडे ही अदब व एहतराम के साथ शासकीय अधिकारी मोठ्या उच्च पदावर असून सुद्धा एक विशेष सांगतो, त्या मराठी आणि हिंदीच्या कवयित्री नाही आहेत, त्या उर्दू भाषेच्या कवयित्री आहेत. मोनिका सिंह उर्दू स्वतःहून शिकून कवितेला मीडिया नसतं, माध्यम नसतं, मीडियम नसतं त्याला. मैं उन्हें बड़ी ही हकीकत से आवाज़ दूंगा कि ये हवा के सर्द झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरे जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती. ये हवा के सर्द झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरे जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती. ये फसाने मोहब्बत बज़बान दीगरा क्या, उसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती. आइए मोनिका जी, आपका स्वागत. नमस्ते. महेश्वर साहब कह रहे थे कि चाय मत पिलाइए. जी हल्के से इशारा किया, साहब जहाँ की चाय होती है वहीं का न्याय होता है, आप बेफिक्र रहिए, आपको चाय मिल जाएगी. जी जी मोनिका जी, आदाब, इस्तकबाल है. पल्लवी मैडम, सुषमा मैडम, सौमित्र साहब, इरफान साहब, महेश्वर साहब, आप यहाँ के सभी सामाइन जो आज इतनी शानदार जो महफिल सजाई है, मैं उसके लिए इरफान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ. मैं इचलकरंजी में मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बार मैं यहाँ पढ़ रही हूँ इसी मंच से, और मेरे ख्याल से मुझे आज सुनने के लिए राधानगरी से हमारे कुछ कवि मित्रगण आए हैं, दोस्त आए हैं, कुछ कोल्हापुर से आए हैं. आपको याद होगा तो 2013 से 16 में मैं प्रांताधिकारी थी राधानगरी कागल में. 3.5 साल का मेरा यहाँ का सफ़र रहा और बहुत ही यादगार सफ़र रहा. आपको याद होगा तो मैं जब प्रांताधिकारी बनी तभी हमने राधानगरी में एक राजर्षि शाहू फेस्टिवल लिया था. चंद्रशेखर यहाँ है, मुझे पता नहीं, आज सभी वो लोग आज़ाद, चंद्रशेखर, बबलू बडर, सब लोग अभी यहाँ मुझे बाहर मिले थे और मैंने उनसे कहा था कि मैं दरख्वास्त आपसे करूँगी कि मुझे पहले पढ़ा दें तो वो लोग सुन के चले जाएंगे. तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इरफान साहब यहाँ बुलाने के लिए. चंद गज़लें सुनाती हूँ. समाज फरमाए कि वो अगर अच्छा लगे उसका इरादा सोच मत. वो अगर अच्छा लगे उसका इरादा सोच मत. जी ले रिश्ता और रिश्ते का नतीजा सोच मत. शुक्रिया. वो अगर अच्छा लगे उसका इरादा सोच मत. जी ले रिश्ता और रिश्ते का नतीजा सोच मत. और एक दिन तो डूबना ही है यहाँ हर एक को. एक दिन तो डूबना ही है यहाँ हर एक को. डूबने के खौफ से बचना संभलना सोच मत. डूबने के खौफ से बचना संभलना सोच मत. और बेखुदी में उससे कह दे जो भी कहना हो तुझे. बेखुदी में उससे कह दे जो भी कहना हो तुझे. फिर अगर कमजोर हो रिश्ते का धागा सोच मत. और सुने के शर्त तूने जब रखी है कोई गम को ले खरीद. शर्त तूने जब रखी है कोई गम को ले खरीद. कौन दावेदार गम का होगा यारा, यारा सोच मत. वो अगर अच्छा लगे उसका इरादा सोच मत. जी ले रिश्ता और रिश्ते का नतीजा सोच मत. और कुछ शेर सुने के, नए शेर हैं सुने के. बाद मुद्दत हमसे कुछ लिखा गया.
सौमित्र साहब, बाद मुद्दत हमसे कुछ लिखा गया, बाद मुद्दत उसको फिर सोचा गया, बाद मुद्दत उसको फिर सोचा गया, और चेहरे चेहरे नापने की होड़ में, होड़ आप जानते हो, कंपटीशन, चेहरे चेहरे नापने की होड़ में हर किसी का आईना तोड़ा गया, चेहरे चेहरे नापने की होड़ में हर किसी का आईना तोड़ा गया। चीख कर हमने कहा बिल्कुल नहीं, चीख कर हमने कहा बिल्कुल नहीं, फिर भी पासा इश्क का फेंका गया, फिर भी पासा इश्क का फेंका गया। और सुने कि तू लहू में रवान नहीं होता, तू लहू में रवा नहीं होता, जाने क्या क्या गुमा नहीं होता, तू लहू में रवान नहीं होता, जाने क्या क्या गुमान नहीं होता। सारे खत हम जलाए बैठे हैं, सारे खत हम, मिस्टर साहब, सारे खत हम जलाए बैठे हैं, यादों का अब धुआं नहीं होता, और रहे तीरा में गरचे जुगनू है, यानी अंधेरी राह में हालांकि एक जुगनू चमक रहा है ना, रहे तीरा में गरचे जुगनू है, तन्हा सच कारवान नहीं होता, तू लहू में रवान नहीं होता, जाने क्या क्या गुमा नहीं होता। और चंद शेर सुने के इश्क की रूह खो गई जाना, इश्क की रूह खो गई जाना, जिस्म की बात ही न थी जाना, इश्क की रूह खो गई जाना, जिस्म की बात ही न थी जाना, वो जो पानी के पास रहते हैं, वो जो पानी के पास रहते हैं, उनमें है प्यास की कमी जाना, वो जो पानी के पास रहते हैं, उनमें है प्यास की कमी जाना। तूने दस्तक भी दी, तूने दस्तक भी दी, तू लौट गया, तूने दस्तक भी दी, तू लौट गया, फैसला मैं न कर सकी जाना, फैसला मैं न कर सकी जाना, इश्क की रूह खो गई जाना। चंद शेर सुने के हम अपनी मुस्कुराहट भूल बैठे हैं, हम अपनी मुस्कुराहट भूल बैठे हैं, तुम्हारी मुस्कुराहट की जरूरत है, तुम्हें बस चाहना ही जिंदगी है क्या, तुम्हें बस चाहना ही जिंदगी है क्या, तुम्हें बस चाहते हैं ये हकीकत है, तुम्हें बस चाहना ही जिंदगी है क्या, तुम्हें बस चाहते हैं ये हकीकत है। और सुने के इसका रदीफ देखे के तूने बेशक नहीं कहा ये भी, सौमित्र साहब गौर फरमाएंगे, तूने बेशक नहीं कहा ये भी, जी तेरा हमसे भर गया ये भी, तूने बेशक नहीं कहा ये भी, जी तेरा हमसे भर गया ये भी, और तुझको ढूंढा किए थे तुझ में ही, तुझको ढूंढा किए थे तुझ में ही, दिल न तुझसे था कह सका ये भी,
दिल न तुझसे था कह सका ये भी, तू अगर पूछता बताते हम। तू अगर पूछता बताते हम। तू ही था दर्द तू दवा ये भी। तू अगर पूछता बताते हम। तू ही था दर्द तू दवा ये भी। और शेर सुने कि कोई आया नहीं मनाने को। कोई आया नहीं मनाने को। रूठने की मिली सजा ये भी। तूने बेशक नहीं कहा ये भी। जी तेरा हम से भर गया ये भी। और सुने दो शेर के मेरे गजल से है कि आपकी चाहतों पर भरोसा किया, फिर न सोचा कि अच्छा किया ना किया। वक्त की अहमियत तुझसे ज्यादा न थी। वक्त की अहमियत तुझसे ज्यादा न थी। तू मगर हमको फुर्सत में सोचा किया। और सबसे मिलकर भी हम अजनबी से रहे। सबसे मिलकर भी हम अजनबी से रहे। हमको अपनों ने अक्सर अकेला किया। और एक गजल नई सुना रही हूँ। समाज फरमाए कि उसको सॉरी सॉरी कह। उसको सॉरी सॉरी कह। हम कहते हैं ना रिश्ता बचाने के लिए गलती नहीं हो फिर भी गलती मानते हैं। सोचते हैं कि रिश्ता बच जाए कुछ भी हो जाए। तो कुछ इस तसव्वुर पे ये शेर है कि उसको सॉरी सॉरी कह रिश्ते की लाचारी कह। उसको सॉरी सॉरी कह रिश्ते की लाचारी कह। मुश्किल साथ निभाना हो। मुश्किल साथ निभाना हो। साथ को उस बीमारी कह। साथ को उस बीमारी कह। और दूर दगाबाजों से रह। दूर दगाबाजों से रह और उसको बेदारी कह। और कम कदरी बर्दाश्त न कर। कम कदरी बर्दाश्त न कर। फक्र से तू खुददारी कह। और दौलत है पर इश्क नहीं। सुने कि दौलत है पर इश्क नहीं। इसको बस नादारी कह। उसको सॉरी सॉरी कह। नादारी यानी बैंकरप्सी। दौलत है पर इश्क नहीं। इसको बस नादारी कह। उसको सॉरी सॉरी कह। रिश्ते की लाचारी कह। बस आखिरी गजल और मैं अपनी जगह लूंगी। ये मेरी सारी जो यहाँ दोस्त बैठी हुई है मेरी सहेलियां हैं उनके लिए है। समाज फरमाए के तीरगी यानी अंधेरा। तो आप इससे जुड़ पाएंगे। समाज फरमाए के तीरगी के साथ मैं दिन रात लड़ती हूँ। तीरगी के साथ मैं दिन रात लड़ती हूँ। माँ हूँ अफसर हूँ मैं सावित्री की बेटी हूँ। तीरगी के साथ मैं दिन रात लड़ती हूँ। माँ हूँ अफसर हूँ मैं सावित्री की बेटी हूँ। क्या जमाना रहबरी मेरी करेगा अब। क्या जमाना रहबरी मेरी करेगा अब। राह मंजिल को बखूबी मैं समझती हूँ। और बस जरा सा ही इशारा क्या मिला उनको। ये हर किसी की तस्वीर है कि बस जरा सा ही इशारा क्या मिला उनको। बेसबब कहने लगे ऐसी हूँ वैसी हूँ। मैंने सीखी कर्म की परिभाषा गीता से। मैंने सीखी कर्म की परिभाषा गीता से। सामना हर रोज मैं अपनों से करती हूँ। सामना हर रोज मैं अपनों से करती हूँ। निहत्था मुझको समझ
समझने की न करना भूल, निहत्था मुझको समझने की न करना भूल, अब नए औजार के जरिए मैं लड़ती हूँ। और आखिरी शेर सुने कि बंद कर फहरिस्त, बंद कर फहरिस्त मेरी आंसुओं की, सुन, बंद कर फहरिस्त मेरे आंसुओं की, सुन, ऐ जमाने मुझसे डर, तेरी चुनौती हूँ, ऐ जमाने मुझसे डर, तेरी चुनौती हूँ, माँ हूँ, अफसर हूँ, मैं सावित्री की बेटी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आणि गझलचा अर्थ असतो हिरण, हरणी, आणि ज्याच्या बेंबीमध्ये कस्तुरी असतं त्याला म्हणतात. त्याच्या पाठीमागे जेव्हा पारधी लागतो तर ती पळायला लागते. त्याच्या पाठीमागे पारधी लागतो ते कस्तुरीसाठी. पळत 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 जात असताना ती गझल जेव्हा एका झाडीत अडकते तेव्हा त्याच्या डोळ्यातून एक एक अश्रू खाली टपकत असतो. पहिल्या अश्रूमध्ये त्याला जगाचं सगळं जुल्म वगैरे हे आठवत असतं. दुसऱ्या अश्रूमध्ये त्याला त्याच्या प्रेयसीची आठवण येत असते. तिसऱ्या अश्रूमध्ये त्याला मुलंबाळ आठवत असतात. चौथ्या अश्रूमध्ये त्याला वेगवेगळे त्याचे तजुर्बात ज्याला म्हणतो त्याचे एक्सपिरियन्सेस आठवत असतात. आणि गझल हा प्रकार त्या अश्रूतनं आलेला आहे. गझलच्या प्रत्येक शेरचाही अर्थ वेगळा असतो आणि एक स्वतंत्र कविता झालेली असते. त्या गझल्स आता मोनिका सिंगजीने तुमच्यासमोर प्रकट केल्या. यानंतर येऊया आपण पुन्हा थोडंसं अपने मिजाज को बदलते हैं. अहमदनगर एक गांव है, एक शहर है, वहाँ एक गधों का मेला लगता है. मालूम है आपको? गाढवांचं माहिती आहे ना? हां, गाढवांचं बाजार लागतो माहिती आहे आपल्याला. अभिनंदन. कुठे लागतो? हां, तिथेही लागतो. एकदा एक आमचे कवी मित्र तिथे गेले आणि तिथं एक गाढवासमोर एक माणूस बसला होता आणि त्यांचं विक्री होत नव्हती. त्यांनी एक आयडिया केली. म्हटलं माझ्या गाढवाचं डोकं जो असं हलवेल ना म्हणून, तर ज्यानं 100 रुपयाचं तिकीट घेतलं की मी त्याला 1000 रुपये देईन. मग एक गेले तिकडे, ग्रस्त गेले तिथे आणि त्यांना म्हटलं ठीक आहे हे 100 रुपये घे. सगळे हरत होते. मी तुझ्या गाढवाचं डोकं हलवून दाखवेल. 100 रुपये दिले. गाढवाच्या कानात जाऊन काहीतरी बोलल्यानंतर गाढवा असं म्हटलं. 1000 रुपये घेतले आणि गेला. तो गाढव ऐकणारा म्हटलं यार यानं फसवलं काय म्हटलं असेल काय म्हणते. दुसऱ्या दिवशी त्याने काय अडे केली, जो 100 रुपयाचं तिकीट घेईल त्याला 2000 रुपये मी परत करेन, परंतु त्याने गाढवाचं डोकं आधी असं हलवायचं हा म्हणून आणि नंतर असं हलवायचं. सगळे कानात बोलत गेले. गाढव काय ठस समज झाला नाही. नंतर तेच ग्रस्त आले. सुदैवाने ते आपल्यामध्ये आहेत, आता आपल्या मंचावर बसलेले आहेत. त्यांनी गेले 200 रुपये दिले आणि जाऊन गाढवाच्या कानात काहीतरी म्हटल्याबरोबर हो म्हटला. परत काहीतरी कानात म्हटल्यावर नाही म्हटला. 2000 घेऊन निघत होता तोपर्यंत त्या पालकाने त्याला धरणं. म्हटलं सगळं कराय तू सांग हे केलंच कसं? काय नाही म्हटलं. काल त्याला म्हटलं मी एक फार मोठा कविता ऐकू, म्हटला नको. मग दुसऱ्या दिवशी गेलो आणि विचारलं ओळखलंस? म्हटलं हो. ऐकू कविता? ते आहेत कपिल जैन, यवतमाल से हमारे दरमियान आए हुए कपिल जैन. मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत, आप वहां खड़े रहेंगे कि यहाँ? उनका स्वागत कीजिए बड़े दूर दराज से. अभी अभी आप गधे की बात सुन रहे थे. खड़े रहते हैं. जो लोग गधे हैं वो गधे रहते हैं. इचलकरंजी महानगर पालिका का हालांकि वर्धापन दिन है, मगर मेरे माइक पे आती आप सब ऐसे खामोश हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने के. अपनी ऊर्जा अपना जोश कायम रखिए. आप बराबर खींच लो.
ये दुनिया का एक मात्र आदमी होता है जो एक आँख से 1 घंटा भी देखे तो अपन ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। तो आप अपने सारे काम चलने दो, बधाई देना चाहता हूँ। बेहतरीन ऐसा मंच, उर्दू, हिंदी और मराठी के प्रबुद्ध ऐसे साहित्यिक, आज कहीं ना कहीं मेरा भी सौभाग्य है कि उनके साथ काव्य पाठ करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आदरणीय सौमित्र जी आज हमारे साथ हैं। एक हमारा ज़माना वो था 99-2000 का कि जो गारवा जानता था उसके सौमित्र होते थे। ऐसे सौमित्र जी हमारे साथ है। बढ़िया, यहाँ से लेकर रोहित जी को बधाई। अविवाहित व्यक्ति ही ऐसी कविता कर सकता है। अगर हम करेंगे तो फिर से हो सकते हैं, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहता, मगर हिम्मत फिर भी करता हूँ। इरफान भाई, परिवार साथ होने के बाद भी आदमी बाहर कितना भी बड़ा विवेकानंद बनता फिरे, घर में उसकी औकात 2 कौड़ी की नहीं होती। वो बाहर कितना भी हाके, घर में उसको बैल समझकर वही हाँकती है। उदाहरण देना चाहता हूँ, आप सब्जी लेने के लिए बाजार जाओ, सब्जी लेकर के आओ, एक ही बात सुनने के लिए मिलती, कुछ भी लेके आते, कुछ भी लेके आते, कुछ भी लेके आते। मेरे को भी ऐसा ही बोला, बोले कुछ भी लेके आते। मैंने कहा तेरे को भी मैं ही लाया था। उसको लगा मामला बिगड़ रहा है, संभालना पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं, दरअसल मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम बड़े भोले हो, तुमको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। मैंने कहा शुरुआत तो तुम्हारे पिताजी ने। ताली बज रही है। ये सारी बातें साथ चलती रहती है, स्थितियाँ अजीब अजीब देश में होती रहती है। अभी इंदौर से बम्बई इंडिगो की फ्लाइट से जा रहा था, एक आदमी से पूछा, बाजू की सीट पे बैठा हुआ था सहयात्री, यार और कैसे हो? उसने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला आपका नाम? कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कहाँ तक जाओगे? कुछ नहीं बोला। मैंने कहा यार क्यों नहीं बोल रहा है? तो उसने एक ही शब्द कहा, मैं ज़िंदगी से बड़ा परेशान हूँ, मुझे तंग मत करो। मैंने कहा इतने परेशान हो तो इंडिगो में क्यों बैठे, एयर इंडिया में बैठे। सही जगह पे आदमी जाना चाहिए। 3 सम्माननीय विदुषियाँ यहाँ पर मंच पर उपस्थित है। सामने पल्लवी मैडम, उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। मातृशक्ति को प्रणाम करना पड़ता है साहब। बेटियाँ यहाँ पर बैठी हुई है। कभी मैंने कहा था कि पहले एक दौर वो था कि बेटियों को टेंशन समझा जाता था, आज दौर वो है जब एक बेटी टेंशन के बराबर है। उन बेटियों को प्रणाम करना चाहता हूँ। इरफान भाई, हमेशा होते हम बोलते रहते हैं कि यार पत्नियाँ बड़ी तंग करती है, हमेशा प्रश्न पूछती रहती है, कहाँ हो, कब तक आओगे, इतनी देर कहाँ थे, अब तक क्यों नहीं आए, किसके साथ हो। मगर मैं कहना चाहता हूँ, मातृशक्ति की उपस्थिति में ये सारे पत्नियों के प्रश्न नहीं होते, बल्कि उन्हें आपकी कितनी चिंता है इस प्रश्न के उत्तर होते हैं। इस पर भी मातृशक्ति नहीं कम बजा, यही ज़्यादा बजा रहे। मेरी स्थितियाँ वैसी हो जाती है तो आदमी को याद रखना पड़ता है बहुत सारी बातें। हालांकि बहुत अच्छा इसलिए भी लगा इचलकरंजी में आकर कि 5-5:15 बजे से एक कवि सम्मेलन मुशायरे के लिए इतने श्रोता इतनी जल्दी इकट्ठा हो जाना बहुत बड़ी बात है। एक बार खुद के सम्मान में आप तालियां। हाँ, तो एक कवि सम्मेलन में मैं देरी से पहुंचा, गेट कीपर मुझे ही अंदर नहीं जाने दे रहा। बोला यार मुझे तो जाने दे। वो बोले आपको अंदर छोड़ने के चक्कर में अंदर वाले बाहर आ गए। तो ऐसे कार्यक्रमों की जो स्थितियां हैं बहुत खतरनाक होती है, इसलिए समझ के बोलना पड़ता है, समझ के बोलना पड़ता है। आइए, आपका भी स्वागत करता हूं। जितने भी अभी आ रहे हैं सही समय पर आए, हमने थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया, मगर आपका स्वागत करता हूं। बेहतरीन श्रोता है साहब, महाराष्ट्र के मैनचेस्टर के प्रबुद्ध श्रोताओं को प्रणाम करना चाहता हूं। मैं काफी देर से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था।
और इस देश में प्रतीक्षा का दर्द अडवाणी जी के बाद मैं ही जानता हूँ। मगर इस देश में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 30 साल पहले आखिर फिल्म में गोविंदा ने पूछा था, वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। 2 साल पहले पता चला राधे माँ। तो इरफान भाई कुछ पत्ते बहुत बाद में खुलते हैं, मगर खुलते हैं तो गजब करते हैं। मुजावर भाई शानदार, शर्ट तो शानदार ही आपकी। क्या आपने गाया, ऐसा लगता है नाश्ते में कोयल के अंडों का आमलेट खाते हैं। मगर आवाज मेरी भी बुरी नहीं है। बचपन में पिताजी को गाना गा के सुनाया, वो बोले यार तुम तो रेडियो पे गाया करो। मैंने कहा पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी बोले काय का धन्यवाद, उसको कम से कम बंद करते आता। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, हारमोनियम खरीदा, सीधा चला गया ए.आर. रहमान के पास, उनको गाना गा के सुनाया। वो बोले यार तुमको सुन के तो विराट कोहली की याद आ गई। मैंने कहा दादा वो तो गायक नहीं है। रहमान बोले तुम भी कहाँ हो। मगर हद तो तब हो गई जब रात के 2:30 बजे मित्र ने घर पे गाने के लिए बुला लिया। मैंने कहा तेरे पड़ोसी गाने को सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। वो बोले उनका क्या है, उनका भी कुत्ता रात भर भौंकता है। अभी मैंने कुछ कहा है क्या? तो मेरे जन्मदिन पर पत्नी यहाँ पर मौजूद है। मेरे जन्मदिन पर उसने मुझे गिफ्ट में बांसुरी दी। मैंने कहा जानती है कि पति इतना बड़ा गायक है, हारमोनियम सितार वितार देना था। नहीं, बोले बांसुरी इस उद्देश्य से दी है जब तक बजाओगे मुंह तो नहीं खोलोगे। तो उसके अपने अपने तरीके हैं। मगर महेश्वर भाई हिम्मत इस दौर में कायम इसलिए रहती है कि कितनी प्रतियोगिताएं आप जानते हैं, सुर संग्राम, इंडियन आइडल, सारेगम पदनिसा। मैं भी चला गया एक प्रतियोगिता में, वापिस आया तो चेहरा उतरा हुआ था। इरफान भाई ने पूछा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। मैंने कहा इरफान भाई दूसरा नंबर आया। इरफान भाई बोले नाराज क्यों होता है, 2 तो 1 से बड़ा ही होता है। मैंने कहा क्या खतरनाक तरीका है समझाने का। अगले ने अगला प्रश्न किया, बोले कितने प्रतियोगी आए थे। मैंने कहा 2 ही आए थे। बोले यार ये भी ठीक है, ये बता जिसको पहला नंबर मिला उसने कौन सा गाना गाया था। मैंने कहा उसने कोई गाना नहीं गाया, मेरा सुन के उसको पहला दे दिया। ताली। अरे संगीत का पतन होगा तो होगा कहां तक, संगीत का पतन होगा तो होगा कहां तक। पतन की भी कोई सीमा तो फिक्स कीजिए, और दूध में पानी तो मिलाते हैं सभी, पर गंगा जल में शराब को ना मिक्स कीजिए। कहीं ना कहीं जो माधुर्य है, जो पावनता है, जो पवित्रता, मुकद्दस संगीत जो होता है, वो पवित्रता उसकी कायम रहनी चाहिए। क्योंकि आजकल दादाजी मामले बहुत अजब गजब तरीके के बदल गए। आजकल शादियां वो अंबानी की हुई, मीडिया पर 2-3 महीने वही चर्चा चली, अंबानी की शादी, अरबों खरबों रुपए बर्बाद हो रहे। अपने जमाने में 3 गानों में शादियां निपट जाती थी। पहला होता था आज मेरे यार की शादी है, दूसरा होता था बहारों फूल बरसाओ, तीसरा होता था बाबुल की दुआएं लगती है। ये 3 में निपटे तो निपटे, नहीं तो चौथे में तो निपट ही जाता था मामला, सुहाग रातें घूंघट उठा रहा हूं। मगर आजकल मामला डीजे वाला आ गया। शादी के मुहूर्त डीजे की डेट को देख करके तय होने लगे। यह खतरनाक मामला आ गया। उसमें डीजे में आपने देखा होगा बाराती भी नाचते, घर की दीवारें भी नाचती, दोनों एक साथ डांस करते, और लोग जा जाकर फिर स्पीकर के पास चिल्लाते। व्यंग देखिए इरफान भाई, मंच का ध्यान चाहूंगा, व्यंग निकाल करके आ लाया हूं। स्पीकर के पास जाकर के चिल्लाते, स्पीकर के पास जाकर के नाच करते, स्पीकर के पास जाके चिल्लाते। समझ में नहीं आता कि शादी है या भारतीय संसद है। ये हालत होगी। उसमें वो दुल्ला घोड़ी से उतर करके नाचता है एक गाने पर, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। वो बेचारी दुल्हन वाले टेंशन में आ जाती कि सिलेक्शन तो गलत नहीं हो गया।
और जिस घोड़ी पर से वो उतर करके नाचता है वो घोड़ी सकते में किन गधों के बीच में फंस गई। ये सारी स्थितियां हो गई है। इन स्थितियों के बीच कहां से कविता लाए, ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस देश को एक तो नेता चला रहा है या बाबा चला रहे। सुबह फ्री चैनल, किधर जा रहे हैं हम कोई पता नहीं हमको, बस भेड़ चाल लगी हुई है। एक तो महाराज एक गांव में चले गए, एक बच्चे से पूछा, बोले मंदिर जाने का रास्ता किधर है? बच्चा बोले सीधे जाके दाएं घूम जाओ मंदिर आ जाएगा। बाबा जी बोले बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, शाम को वहां पे आना। बच्चा बोले वहां क्या होने वाला है? बोले प्रवचन होने वाला है। बोले उसमें क्या होगा? बोले मैं स्वर्ग में जाने का रास्ता बताने वाला हूँ। बच्चा बोले आपको मंदिर का तो पता नहीं है। स्वागत है, बहुत खूब। वहां का कब बताओगे? ये पीढ़ी आजकल की हो गई है साहब कि हुआ कुछ भी नहीं है घर में, लेकिन सब मौन है, सबके पास अपने अपने स्मार्टफोन है। ना बाप के पास बेटे के लिए समय है, ना बेटे के पास बाप के लिए। सारा समय है तो केवल फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए। मर्दों को भी भाने लग गए काम अब जनाना, औरतों के मर्दों को भी भाने लग गए काम अब जनाना। दिन भर चलता रहता है इधर की उधर लगाना। एक बच्चे ने दिया अपना परिचय तो मिल गए खा के गश। बच्चा बोला मैं टेम्पल रन, पिताजी 3 पत्ती और मम्मी कैंडी क्रश। लगता है धीरे धीरे अपने मर रहे जज्बात। अभी कुछ दिनों पहले की है बात, बीच राह में झगड़ा चल रहा था 2 लोगों के बीच में, मारपीट भी होने लगी उन दोनों के बीच में। मैंने बीच बचाव करते हुए झगड़े को छुड़ाया तो पास खड़े नौजवान ने कुछ ऐसा फरमाया कि क्या जरूरत थी आपको बीच में आने की, इच्छा अधूरी रह गई वीडियो क्लिप बनाने की। इच्छा अधूरी रह गई वीडियो क्लिप बनाने की। अगर भेजता इस क्लिप को फेसबुक पर तो कितनी लाइक आती। मैंने कहा मगर क्या पगले इसकी वापस लाइफ आती? अरे कविता के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कविता के माध्यम से केवल इतना है बताना, बात अगर अच्छी लगे तो आशीष दे के जताना कि अरे गहरे। बात पूरी होने दो, एक शब्द को अलग करके नई बात आपके सामने रखना चाहता हूं। कविता के माध्यम से केवल इतना है बताना, बात अगर अच्छी लगे तो आशीष दे के जताना कि अरे गहरे नथु खैरे भी फेसबुक पर आते हैं, लेकिन महान कर्मों से ही फेसबुक पर आते हैं। लेकिन महान कर्मों से ही फेसबुक पर आते हैं। इतना ऐसी होगी इरफान भाई, और आप कहते कि कविता क्यों नहीं करते, बातें क्यों ज्यादा करते हो? अभी क्या करें? ऐसी हालत में जितना संभव होता है आदमी उतना ही कर सकता है। बात शुरुआत में इन्होंने कह दी थी आदरणीय गोयनका जी, हाँ गोयनका जी ने साली की बात की, साली 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 से प्रेम करो। बढ़िया, आपके मन पर बारीक बात बताना चाहता हूँ। 100 में से 90% चाहते हैं कि काश साली अपनी घरवाली होती, मगर खतरा यह है कि आपका साड़ू भी ऐसा सोचता है। मेशर भाई वहां पे बिगड़ जाती है कि आदमी क्या सोचे क्या न सोचे। मगर आपके शहर को जानता हूँ, बड़ा अच्छा शहर है, अच्छे लोगों का शहर है। एक ऐसी कविता समय को भी देखता हूँ। इरफान भाई एक कविता बताओ। हाँ, समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो अगला बीच में ही ताली बजा देता है। वो शुद्ध मराठी में बोलते ना कुछ भी शाल जोड़ी के लिए मारने वगैरह, ऐसा का मुहावरा। हाँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि कहीं ऐसा तो अपने साथ नहीं हो रहा। मगर एक बड़ा प्रिय विषय है मातृशक्ति, यहाँ पर संख्या में मैं पहले उनका उल्लेख कर चुका हूँ। साड़ी, आदरणीय मैडम ने सॉरी की बात कही थी। हाँ, मैं थोड़ा सा बदलते हुए शब्द को साड़ी की यानी साड़ी की बात करना चाहता हूँ। मतलब पत्नी तो पहले इचलकरंजी जी आया था तो पत्नी ने कहा भी था, बोले इचलकरंजी जी जा रहे हो तो मेरे लिए साड़ी लेके आना। मैं एक दुकानदार के पास गया तो उसने मुझसे खतरनाक सवाल पूछ लिया, बोले भाभी के लिए चाहिए या अच्छी वाली बताओ। खतरनाक है। वो मालेगांव के चौक में मुजावर भाई भाभी जी को लेकर के घूम रहे थे, हाथ में हाथ लेकर के। मैंने कहा यार गजब का प्रेम है इस दौर में पति पत्नी का।
मुजावर वाली बोले काय का प्रेम यार, हाथ छोड़ा तो साड़ी के दुकान में घुस जाती है। इनकी समस्या इनकी जगह हो जाती है। बहुत सारी बातें, ससुराल की बातें, क्या क्या आपने सालों की बातें, ससुरा ऐसा होना चाहिए, सास ऐसी होनी चाहिए, सब ठीक ठाक ही होते अगर अपन ठीक रहे तो। ज्यादा मामलों में कुछ भी नहीं होता। और सहन शक्ति की बात करना चाहता हूं मैं, ससुराल में मेरे पूरे 20 दिन रह गया। मेरी सहन शक्ति को प्रणाम करना। 21वें दिन निकला तो सासू माँ ही तिलक करने के लिए। मैंने कहा सासू माँ मुंह किस तरफ करना है? सासू माँ बोले अपने घर के तरफ ही कर लो। मगर ज्यादा तकलीफ तो तब होगी जब रात के 2:30 बजे ससुराल में पहुंचा और सासू माँ से कहा खतरनाक भूख लगी है, कुछ है क्या? बोले हाँ 2 रोटियां हैं, सब्जी है। मगर जब थाली सजा करके लाई, लगा करके लाई तो सब्जी थी और एक ही रोटी थी। मैंने कहा सासू माँ गलत बात, आपने 2 रोटियों की बात की थी, आप एक ही रोटी क्यों लाई? तो सासू माँ ने जो उत्तर दिया वो भारतीय सभ्यता का, इचलकरी की संस्कृति का, इचलकरंजी की संस्कृति का, संस्कारों का उत्तर रहे तो यहाँ से लेके वहां तक ताली बजनी चाहिए। मैंने कहा सासू माँ गलत बात 2 रोटियों की हुई थी, आपने एक ही रोटी क्यों लाई? तो सासू माँ बोली आप हमारे दामाद है, आपसे ये भी तो कहना पड़ेगा एक और लीजिए। ये कविता नहीं है रोहित भाई, आपको भी आगे इस अनुभव से गुजरना है। बाकी सब तो गुजर रहे हैं, मगर देखिए क्या अनुभव होता है। बिल्कुल कविता आपके दिल की कविता, यही आपके साथ में होता है। केवल कवि को देवता इतना दे देता है कि वो अपनी भावनाएं शब्दों के माध्यम से कागज पर उतार सकता है। आप तक वो अलग कुछ नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है। मैं कविता पढ़ूंगा, जितने भी विवाहित है सोचेंगे कि यार ये तो अपनी मन की बात कह रहा है, अपने साथ हुई घटना का बखान कर रहा है। कि यूं लगा किसी जंग में गया, जब मैं साड़ियों की दुकान पर पत्नी के संग में गया। दुकानदार दिखे नहीं, ढेर इतना बड़ा हो गया। 10 मिनट में साड़ियों का हिमालय खड़ा हो गया। 20 मिनट बाद हिमालय की बुनियाद को हिलाकर एक साड़ी निकालकर पत्नी ने हमसे पूछा कैसी लग रही है, बताना सच्ची सच्ची। हमने जल्दी मुक्त होने के भाव से कहा बहुत अच्छी। ऐसा ही कहते अपन, हमने जल्दी मुक्त होने के भाव से कहा बहुत अच्छी। तुरंत उत्तर सुनकर पत्नी बोली तुनक कर, तुमको तो कुछ भी अच्छा लगता है। तुरंत उत्तर सुनकर पत्नी बोली तुनक कर, तुमको तो कुछ भी अच्छा लगता है। मैंने लगातार 1 मिनट उसको देखा और कहा ठीक कह रही हो, मुझे कुछ भी अच्छा लगता है, मुझे कुछ भी अच्छा लगता है। फिर आधा घंटा ये खोज मुहिम चली, ना पत्नी को साड़ी ना हमें मुक्ति मिली। कोई पसंद भी आ जाए तो वही पुराना लफड़ा, इस प्रिंट में वो कलर, उस कलर में ये कपड़ा। वही पसंद भी आ जाए तो वही पुराना लफड़ा, इस प्रिंट में वो कलर, उस कलर में ये कपड़ा। टूट रहे थे मुक्त होने के हमारे सारे भरम, पहले सिल्क आई, फिर बनारसी, फिर कांजीवरम। आखिर एक साड़ी को देखने में पत्नी ने ज्यादा समय लिया तो दुकानदार ने उसी का गुणगान शुरू किया। दाम पूछने पर बोला दुकानदार ज्यादा नहीं, केवल 5000। पत्नी बोली कोई डिस्काउंट? दुकानदार बोला फिक्स है अमाउंट। अब यहां से कविता देखिए, दुकानदार बोला फिक्स है अमाउंट, दुकानदार बोला फिक्स है अमाउंट। इस बार पत्नी ने दुकान को नहीं दुकानदार को देखा और ग्राहकीय भाषा का भारतीय जुमला फेंका, क्या भाई साहब हम तो हमेशा ही आते रहते। इस बार पत्नी ने दुकान को नहीं दुकानदार को देखा और ग्राहकीय भाषा का भारतीय जुमला फेंका कि क्या भाई साहब हम तो हमेशा ही आते रहते, क्या आपकी दुकान हमारे लिए नहीं है? दुकानदार बोला मैडम क्षमा कीजिए, दुकान की कल ही ओपनिंग हुई है। दुकानदार बोला मैडम क्षमा कीजिए, दुकान की कल ही ओपनिंग हुई है। और यहां से कविता देखना, कल ही ओपनिंग हुई है। कुल मिलाकर के पत्नी से अगर रिश्ते आपके तंग है तो साड़ी उसे मनाने का सबसे बेहतरीन ढंग है। साड़ी सम्मान है, साड़ी आदर है, साड़ी नन्हे बच्चे की सबसे भरोसेमंद चादर है। कुल मिलाकर
कुल मिलाकर के अगर पत्नी से रिश्ते आपके तंग है तो साड़ी उसे मनाने का सबसे बेहतरीन ढंग है। साड़ी सम्मान है, साड़ी आदर है, साड़ी नन्हे बच्चे की सबसे भरोसेमंद चादर है। इसे पहनकर इसके ही अनुरूप ढलना पड़ता है। अगली पंक्ति मंच का ध्यान चाहता हूं। इसे पहनकर, साड़ी को पहनकर, इसे पहनकर, अगली पंक्ति सुधी श्रोता मेरे सामने इचलकरंजी जी के बैठे हुए हैं, बिल्कुल बेकार पंक्ति नहीं जानी चाहिए। इसे पहनकर इसके ही अनुरूप ढलना पड़ता है। रास्ता हो या जीवन हो, संभल के चलना पड़ता है। इसे पहनकर इसके ही अनुरूप ढलना पड़ता है। रास्ता हो या जीवन हो, संभल के चलना पड़ता है। इसके पल्लू का एक एक पहलू होता कितना सुखदायक है। पंक्ति देखिए, एक पंक्ति में सीधे बचपन में ले जाने की कोशिश आपको करता हूं। इसके पल्लू का एक एक पहलू होता कितना सुखदायक है। मां की फूंक से गरमाया कोना आंखों का दर्द निवारक है। इसके पल्लू का एक एक पहलू होता कितना सुखदायक है। मां की फूंक से गरमाया कोना आंखों का दर्द निवारक है। लिख कर के कविता मैंने पत्नी को सुनाई। पत्नी बड़े प्यार से मेरे पास आई, बोली मुझे साड़ी के रंगों से ज्यादा आपके प्यार का रंग भाया है। पता चला है चौराहे की दुकान पर साड़ियों का नया स्टॉक आया। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। उनकी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें। इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। छुट्टी थोड़ी ज़रूरी है, उनको वापस पढ़ाएंगे, वक्त हमारे पास कम है। इसके बाद मैं फिर से मराठी की ओर आता हूँ। मराठी के अंदर हर शायरी के अंदर अलग अलग कविताओं और काव्य का प्रकार होता है। एक होता है मुक्त छंद, आणि या मुक्त छंद कवितेमध्ये आमच्या इथे आमच्या नगरीत प्रथमच काव्यपाठ साठी निमंत्रित विद्यापूर जगताप मॅडम। मी बरंच काही त्यांच्याबद्दल बरंच लिहून आणलं होतं, परंतु मॅडम आपल्या कविता आणि आपण तुमच्यासमोर टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं आपण स्वागत करू। सुषमा कोल्हे मॅडम, महानगरपालिकेच्या आयुक्त पल्लवी पाटील मॅडम आणि मंचावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर कवी आणि समोर उपस्थित असलेले दर्दी रसिक, आज मी पहिल्यांदाच तुमच्यासमोर इथे येत आहे। पण इथे येण्यापूर्वी इचलकरंजीच्या रसिक प्रेक्षकांबद्दल खूप काही ऐकलेलं आहे। त्यामुळं खरं तर मला प्रेक्षकांचं टेन्शन जास्त आहे मंचापेक्षा। तिन्ही भाषांमधले प्रेक्षक इतके दर्दी आहेत, हिंदी, मराठी, उर्दू तिन्ही भाषा समजणारे इथं प्रेक्षक आहेत। ही एक खूप वेगळी आणि महत्त्वाची गोष्ट इथं मला जाणवली। आता हिंदी आणि उर्दू कवितांचा इतका बहारदार सगळा कार्यक्रम चालू होता की मी सुद्धा गुंग होऊन ऐकत होते। आणि या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही सगळेजण टाळ्या वाजवत होता त्या ठराविक गोष्टी, त्यातली पहिली म्हणजे नवरा बायकोचं नातं। सगळ्यांच्या आवडीचा विषय आणि टीकेचाही तितकाच। नवरा बायकोचं नातंच एकदम वेगळं असतं। परवाच मी एका ॲनिव्हर्सरीला गेले होते, 50वी ॲनिव्हर्सरी होती त्यांची। 50 वर्ष झाले होते आणि दोघंही एकमेकांशी इतके गोड बोलत होते, अगदी विरळा चित्र। 50 वर्षानंतर एकमेकांशी गोड बोलणारे नवरा बायको। त्यामुळे मला आश्चर्य वाटलं, म्हटलं इतकं कसं काय, म्हणजे तुमच्या दोघांमध्ये एवढं प्रेम इतकी वर्ष झाली तरी कसं? मग ते आजोबा म्हणाले त्याचं कारण आमच्या हनीमूनमध्ये। सगळ्यांनी कान टवकारले बघा। तर ज्यावेळी हे दोघं हनीमूनला महाबळेश्वरला गेले होते, ते मिस्टर सैन्यात होते आणि त्यांच्याकडे बंदूक होती, हे आधी सांगते मी। तर हे दोघं हनीमूनला गेल्यानंतर बायकोला हौसेनं घोड्यावर बसवलं। आता महाबळेश्वरचे घोडे बहुतेक तुम्ही सगळ्यांनी बघितले असतील। तसंच ते त्यानं नेहमीप्रमाणे लात थोडीशी झाडली की बायको चिडली, म्हणाली ही तुझी पहिली चूक आहे। परत थोडं पुढं गेल्यानंतर परत त्या घोड्यानं पाय झाडला आणि ती बायको कोलमडली, म्हणाली ही तुझी दुसरी चूक आहे।
तिसऱ्या वेळेला पुन्हा तिला व्यवस्थित बसवली आणि घोडं थोडं पुढं गेलं की पुन्हा घोड्याला काहीतरी फेपरं आलं आणि त्यानं चक्क त्या बायकोला खाली पाडलं. बायको म्हणाली ही तुझी तिसरी चूक, आणि तिनं दानकण बंदुकीतली गोळी घोड्यावर झाडली. तसा मी ओरडलो, अगं काय मूर्ख आहेस का, काय केलंस हे? बायको म्हणाली ही तुझी पहिली चूक आहे. त्यामुळे आमचा 50 वर्षाचा संसार अगदी सुखाचा झालेला आहे. तर ह्या अशा नवरा बायकोच्या नात्यावर खूप किस्से आहेत. आमचे पुरुष कवी मित्र सांगताना बायकोचं सांगतात आणि मग तुम्हाला खूप हसायला येतं किंवा छान वाटतं. थोडंसं आपल्या मनातलं कोणतरी बोलतंय, जी हिंमत आपल्यात नाही, तो कवी दाखवतोय, असं काहीतरी असतं आणि त्यामुळे खूप हसायला येतं. पण नवरा बायकोच्या नात्याचे काही जे वेगळे पदर आहेत ते तुम्हाला माहीत असतात आणि यांनाही माहीत असतात. आम्ही सोलापूरमध्ये असताना मी एक चायनीज काउन्सिलेट आले होते आणि थोड्या अशा इकडच्या तिकडच्या गप्पा झाल्यावर ॲज युज्युअल नवरा बायकोच्या नात्यावर आला विषय. कुठनंही आली ना माणसं, चायनातनं येऊ द्या नाही तर इंग्लंडमधनं येऊ द्या, नवरा बायकोचा विषय निघाला की खुलतात. मग तसा आपला तो बोलायला लागला. मी होते सातारची, म्हणजे घर सातारा, आणि माझ्या कमिशनर ज्या होत्या त्यांचे मिस्टर सांगलीला SP होते. म्हणजे आम्ही दोघी तिथं बॅचलरसारख्या राहणाऱ्या होतो. आणि हा सांगायला लागला की आम्ही आता खूप वर्ष झालं मी इथं भारतात आहे आणि माझी बायको तिकडे चायनामध्ये आहे. थोडासा दुःखी झाला. तर आमच्या कमिशनरने आपलं त्याला समजवावं म्हणून म्हटलं की चालायचं तेवढं, जेवढं लांब असेल, आता आम्ही लांब होतोच, जेवढं लांब असेल तेवढं प्रेम जास्त असतं म्हणून. तर म्हटलं हो खरंच आहे, डिस्टंट रिलेशनशिप असलं पाहिजे हजबंड वाईफचं, म्हणजे मग प्रेम जास्त राहतं. त्याला म्हटलं अरे ह्या डिस्टंट रिलेशनशिपची आमच्या इथली कहाणी ही 28 युगांच्या पूर्वीची आहे. लक्षात आलंच असेल, 28 युगांच्या पूर्वीचं डिस्टंट रिलेशनशिप म्हणजे आपल्या विठोबा रखुमाईचं. पहिलीच कविता सादर करते, ह्याच नवरा बायकोच्या नात्यावर विठोबाची आहे. कवितेचं शीर्षक आहे विठू माऊली. आत्ता सध्या आषाढीची सगळीकडे वारी चालू आहे, सगळे भक्तगण विठोबाकडे जात आहेत. पण ज्यावेळी ही वारी संपते आणि जरा निवांत विठोबा झाल्यावर तुम्ही विठोबाकडे जाल, त्यावेळेला तो काहीतरी बोलेल तुमच्याशी, काहीतरी सांगेल, ते या कवितेतून मांडलेलं आहे. कवितेचं शीर्षक आहे विठू माऊली. परवा देवळात गेले, उगा विठू दिसला निवांत, म्हणून जरा बसले त्याच्या समोरच थेट, हसला थोडा हिरमुसला, एकटेपणा पण नकोसा वाटला. सवयच झाली आता 24 तास भक्तांचा भार वाहण्याची.